Hello friends, I welcome you back to my videos. In this videos, this is the second video of the time, speed and distance module, and in this videos we will take up with some more important concepts like conversion of kilometer per hour to meter per second, the concept of trains and the concept of boats and streams, the basic theory about the relative speed I have told you, but the boats and stream main theory will be discussed by me in this video today. सो फ्रेंड्स, मैं अर्षित द्विवेदी आज की वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कैसे करना है, और कन्वर्सली मीटर पर सेकंड का किलोमीटर आवर में पर आवर में कन्वर्जन कैसे करना है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे आपस में वो होगा कि ट्रेन्स का कंसेप्ट, ट्रेन्स की कंसेप्ट को कैसे टेकअप करना है, कैसे इसके सवालों को अप्रोच करना है, और उसके बाद बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अच्छा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स में जो रिलेटिव स्पीड वाला पार्ट था वो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आज की वीडियो में हम लोग उसका मेन बोट्स एंड स्ट्रीम्स है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो हम लोग हर वीडियो में करते हैं कि जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, सबसे पहला सवाल, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है यार। किलोमीटर पर आवर को मान लेते हैं 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो आप लिख दो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ठीक है। मैं इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूं। तो अब ये किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000 मीटर, तो मैंने लिख दिया 1000 मीटर, ठीक है। एक आवर में कितने मिनट है? तो आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हम सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो टोटल कितने सेकंड हो गए? 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में, सॉरी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। अब ये कितना बन गया? ऊपर से काट दीजिए, 2 5 से 10, 2 से 18, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि जब आपने 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर को जब मीटर अपॉन सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो 1 किलोमीटर को आपने 1000 मीटर लिखा, 1 आवर को 3600 सेकेंड लिखा, तो वो कन्वर्ट हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए कि 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना है? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे? आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा? 18 4 से 72, 4 5 से 20, आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में पहुंचना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में पहुंचना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहीं पे अगर आपको दिया होता कि 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इस 25 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5/18 से। इसीलिए अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5025, 5 into 80, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी 72 किलोमीटर पर आवर करस्पॉन्ड्स टू 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 25 मीटर पर सेकंड करस्पॉन्ड्स टू 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन, this is basically what I am telling you. I am telling you the way of conversion of kilometer per hour into meter per second and vice versa. That is conversion of meter per second into kilometer per hour. So, in order to find out in 1 kilometer per hour how many meter per second are there, I am assuming that this is 1 kilometer upon 1 hour. Kilometer per hour means kilometer upon hour. So, I am assuming 1 kilometer upon 1 hour. I am taking for a unit quantity. So, 1 kilometer upon 1 hour, how many meters are there in 1 kilometer? In 1 kilometer there are 1000 meters. So I am writing it as 1000 meters. In 1 hour, how many minutes are there? 60 minutes, 60 minutes. And in 1 minute, how many seconds are there? 60 seconds. So 60 minutes are there in 1 hour, and in 1 hour 60 seconds are there. So total seconds comes out to be 3600 seconds. So in the denominator I am writing 3600 seconds. So it becomes 1000 meters upon 3600 seconds. 0 gets cancelled out. And when we cut 10/2, that comes 5, and 36/2 comes 18. So I get the answer as 5/18 meter per second. That means 1 kilometer upon 1 hour, or you can say 1 kilometer per hour becomes equals to 5 meter upon 80 second, or you can say 5/18 meter per second.
So in 1 kilometer per hour, there are 5 by 18 meter per second. So in order to change any kilometer per hour into meter per second, I have to multiply it by 5 by 18. For example, this is 72 kilometer per hour, and I have to change the 72 kilometer per hour into meter per second. So I have to multiply this quantity by 5 by 18, and I will get the answer as 20 meter per second. Similarly, in order to change kilometer per hour into meter per second, I have to multiply by 518, and similarly, in order to change meter per second into kilometer per hour, I have to multiply by the reciprocal, because now the way has changed. So in order for that, conversely, I have to multiply meter per second into 18 by 5 to change it into kilometer per hour. That is, for example, I have 25 meter per second, and I want to change this quantity into kilometer per hour. So what I am going to do, I am going to multiply this meter per second into 18 by 5, and what I will get? I will get 90 kilometers per hour. That means 25 meter per second is equivalent to 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तरीका है इस कन्वर्जन का. इस कन्वर्जन के तरीके को यूज करना है, इसके लिए एक सवाल देख लेते हैं. सवाल है इसी जो इस ब्लॉग पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. What was the distance between them when they started if they met after 16 minutes? अब आप देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ 6 किलोमीटर और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं. तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट है. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट है, तो इसीलिए मैंने आपको रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड सब पहले बता रखा है, क्योंकि अब वो कंसेप्ट अभी हर तरीके के सवालों में अप्लाई होंगे, तो उनको सबसे पहले बताना बहुत जरूरी था. तो एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं. ठीक है, एक्स की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर kmph, इसकी स्पीड है 9 kmph, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन है, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 + 9 kmph, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर. अब पूछा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे स्टार्टेड इफ दे मेट आफ्टर 16 मिनट्स. तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस था d. उसने कहा है कि यही डिस्टेंस हमें पता करना है, लेकिन उसने ये बताया है कि जब x एंड y एक दूसरे की तरफ दौड़े, जब ये मिले, तो इस पॉइंट के बाद में इन्होंने दौड़ना शुरू किया एक साथ, और 16 मिनट बाद ये मिले. तो जब ये 16 मिनट बाद ये मिले, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने 16 मिनट में d डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हमें ये d डिस्टेंस निकालना है. तो ऑब्वियस सी बात है d डिस्टेंस होता क्या है? ये होता है स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है. अब भाई टाइम कितना दे रखा है? टाइम तो दे रखा है आपका 16 मिनट्स. ठीक है, अब ये तो नोटेशन दे रखी है आपको 15 किलोमीटर पर आवर. एक काम करते हैं, इस 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं. ठीक है, अगर आप इस 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? 15 × 5/18. ठीक है, पर वो मीटर पर सेकंड होगा, और यहाँ टाइम क्या दे रखा है? 16 मिनट दे रखा है. तो पहले तो आप 16 मिनट को सेकंड में चेंज करिए. तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 16 मिनट में 16 × 60 सेकंड. ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ सेकंड्स. ठीक है, इस 15 किलोमीटर पर आवर को जब आप चेंज करेंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से. सॉरी, इस किलोमीटर पर आवर को, ये 15 किलोमीटर पर आवर, इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी, स्लिप ऑफ टंग था. 15 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या मिल जाएगा? 17/5/18. ठीक है, तो 75/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड. और इसमें स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? 75/18. और ये आंसर किस में निकल के आ जाएगा? मीटर्स में निकल के आएगा. मैं इस आंसर को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, 6 × 3 = 18, 6 × 10 = 10, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15. फिर 16 × 10 × 25 हो गया, तो 16 × 10 हो जाएगा 160 × 25. ठीक है, ये तो मीटर्स हो गया. अच्छा, मीटर्स में तो आंसर आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल ही लोगे. चलो निकाल लेते हैं. तो ये 0 तो आ ही गया है. ठीक है, 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा? 150 मिल जाएगा, तो 0 आ जाएगा. 15 हो जाएगा कैरी ओवर, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 4000 मीटर. ठीक है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप खुद से भी कर सकते हैं. 0 तो 0 लिख ही दिया. 16 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो 25 × 6 होता है 150. 0 लिख दिया, 15 कैरी ओवर, 25 में 25 में 15 जोड़ के 40 हो जाएगा.
या फिर आप और कैसे कर सकते हो कि 25 और 16 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको मान लो 25 इंटू 10 प्लस 6, तो 25 इंटू 10 तो 250 हो गया, और 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150, 250 150 जोड़ के 400 हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए या फिर सीधे सीधे लिख के कर लीजिए। तो 4000 मीटर हो गया, या फिर आप क्या कहते हो, या तो 4000 मीटर होगा आंसर, या आप 4 किलोमीटर कह लो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, एनीथिंग यू कैन राइट। So friends, what I have done, I have solved question number 4. In this question number 4, it is being said that x and y start running towards each other with a speed of 6 km per hour and 9 km per hour. Okay, and they meet after 16 minutes. So if they meet after 16 minutes, what was the initial distance between them? So I have assumed the initial distance is d, and the relative speed is 15 km per hour. Now the relative speed constants come into play. So that is why it was the reason that I have covered the relative speed constant initially in detail. Now the relative speed becomes 15 km per hour, and I have to find out that in 16 minutes with this relative speed of 15 km per hour, how much distance they have covered. So in order to find out that, first of all 16 minutes will comprise of 16 into 60 seconds, and I'm going to change this 15 km per hour into meter per second. Okay, then I'm going to find out the answer in meters. So obviously this distance is equals to speed into time. Time becomes 16 minutes, and when I'm changing this minutes into second, it becomes 16 into 60, that is 960 seconds. Then I have changing this 15 kmph, that is 15 km per hour into seconds. So in order to change kilometer per hour to meter per second, I have to multiply it by 5 by 18. So this becomes 15 km per hour. I multiply it by 5 by 18. It becomes 75 by 8 meter per second. Okay, this becomes the speed, and I will multiply by it 75 by 18 meter per second, and I will get the answer as meters, in meters. So 16 into 60 into 75 by 18 is going to come in meters. It came as 4000 meters, and you can say that the answer is 4000 meters or 4 kilometers. Anything you can write to say. Now friends, I will teach you the concept of trains. अब यार हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन्स का कंसेप्ट। ठीक है, ट्रेन्स का कंसेप्ट अब देखा जाए तो यार ट्रेन्स का कंसेप्ट बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें बस आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन्स में भी जो भी थोड़ा बहुत एप्लीकेशन होता है वो तो रिलेटिव स्पीड में होता है। बाकी जितने भी ट्रेन की प्रॉब्लम्स है केवल एक फॉर्मूला से सॉल्व होती हैं, वो होती है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, ट्रेन्स की प्रॉब्लमों में चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, तो अब आप जानते हैं यार कि वो जो ट्रेन है, ठीक है, उसकी एक लेंथ होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रेन की लेंथ नेग्लिजिबल है, लंबी सी ट्रेन होती है उसकी एक लेंथ होती है। अब यहाँ पे जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो मैं भी थ्योरी में बताऊंगा। ठीक है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये चीजें और समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे ट्रेन है उसकी अपनी कोई एक लेंथ होगी। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक ट्रेन चल रही है और चलते हुए ट्रैक पे चलती है वो अपने, और ट्रैक के पैरेलल साइड में कोई पर्सन है, एक इंसान है, वो खड़ा है। ठीक है, तो जब ट्रेन उस ट्रैक पर से क्रॉस कर जाएगी और इंसान वहां पे खड़ा हुआ है, तो अब आप ये सोचिए कि जो ट्रेन की लेंथ है और उस जो इंसान की जो ब्रेड्थ है उसके बीच में कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम लोग जब ट्रेन के सामने खड़े होते हैं हम लोग कितने छोटे से होते हैं और ट्रेन कितनी लंबी होती है। तो जो हमारी विड्थ है वो ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि अगर आपसे किसी स्टेटमेंट में कहा जाए कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन, ठीक है, तो उसमें आप ये मान सकते हैं कि उस पर्सन को एक पॉइंट है उस ग्राउंड पे और उस पॉइंट को ट्रेन क्रॉस कर रही है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, और यहां पे कोई पर्सन खड़ा है, ये ट्रैक है, उस ट्रैक पे ये ट्रेन चल रही है और पर्सन यहां पे खड़ा है मान लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो अब मान लीजिए पर्सन एक पॉइंट हो जाएगा और ट्रेन इधर से पास कर जाएगी, यानी ट्रेन इस पॉइंट को पास करेगी। अच्छा, जब ट्रेन इंसान को क्रॉस करना शुरू होगी, तो कब क्रॉस करना शुरू होगी? जब ट्रेन के आगे का इंजन इंसान के पास पहुंचेगा, इस पर्सन के पास पहुंचेगा। ठीक है, और ट्रेन इस पर्सन को पूरी तरीके से कब क्रॉस कर जाएगी? ट्रेन इस पर्सन को पूरी तरीके से तब क्रॉस कर जाएगी जब ट्रेन का बिल्कुल एंड वाला पोर्शन इस पर्सन को क्रॉस करेगा। यानी बेसिकली अगर ट्रेन की लेंथ है L, तो हमें यह पता करना है कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उस ट्रेन ने अपनी लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लिया, और वो आप कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ दैट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ दैट ट्रेन। बहुत सिंपल है। ठीक है फ्रेंड, so friends, what I am telling you that whenever we are talking about trains, see, these are the same relative speed concept, and that the formula that is distance is equals to speed into time, that is that same formula and that same concepts are used when we talk about trains. For example, if a train suppose is running on this track, and on the side, not on the track but at the side of the track there is a person standing here. So if you think what will be the width of the person
in comparison to the length of the train. We know that the length of a train is quite big, and the width of a person, suppose the width of me or you, is negligible when we compare our width to the length of the train. So obviously the length of the train is big and your width is very much negligible to it. So we can say that if a person is standing here, then his width is negligible to the length of the train. So this width, this person becomes a point for that train. And if this person is standing, then it becomes a stationary point, and when the train passes it, and if within the question it is asked to me that how much time this train takes to pass this person, then you can simply say that the train will start crossing this person when the engine, with the front engine, the foremost part of the engine reaches this person, and the train will completely pass this person when the end portion, that is the last portion of the train, will pass this person. तो ये एक कंसेप्ट हुआ. दूसरा कंसेप्ट यह हुआ कि ये ट्रेन जा रही है, मान लीजिए, ठीक है, और इधर से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, ठीक है, और मान लीजिए इस दोनों पॉइंट पे ये मिले. अच्छा, ये जो दूसरी ट्रेन आ रही है दूसरे ट्रैक पे आ रही है, ऑब्वियस सी बात है दूसरे ट्रैक पे आएगी, एक ट्रैक पे तो भिड़ जाएंगी, ठीक है. तो मान लीजिए कि कोई दो पैरेलल ट्रैक है, ठीक है, इस ट्रैक पे इधर से ट्रेन आ रही है, दूसरा ट्रैक पे इस तरफ से ट्रेन आ रही है, ये वाला भूल जाइए, ये हटा दीजिए, ठीक है. तो उस केस में आपको दिमाग में क्या रखना है, उस केस को आपको दिमाग में ये रखना है, सॉरी मैं इसको पोंछ लूं क्योंकि एक्चुअली में ये मार्कर की जो इंक है थोड़ी रिएक्टिव है, हाथ में लगती है तो थोड़ी इचिंग होती है. तो इस पैरेलल ट्रैक पे ट्रेन इधर से आ रही है, इस पैरेलल ट्रैक पे ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ट्रेन्स आपस में एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, ठीक है, तो जब एक पर्सन को क्रॉस कर रही थी तो ट्रेन केवल अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही थी, यानी L अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन. लेकिन अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है. जो ट्रेन पहली वाली ट्रेन हो सकता है उसकी कुछ लेंथ L1 रही हो, जो दूसरी वाली ट्रेन है मान लीजिए उसको इसकी लेंथ कुछ L2 रही हो. फिर ये जो ट्रेन आ रही है मान लीजिए इसकी स्पीड S1 रही हो, जो इधर से ट्रेन आ रही है मान लीजिए इसकी स्पीड S2 रही हो, ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है ट्रेन की डायरेक्शन क्या है, ट्रेन की डायरेक्शन एक दूसरे के पास आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2. और ट्रेन फर्स्ट की लेंथ है L1, दूसरे की लेंथ है L2, तो ये दोनों एक दूसरे को पार करना कब शुरू करेंगी, ये दोनों एक दूसरे को पार करना तब शुरू करेंगी जब ऑब्वियसली दोनों के फ्रंट एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ठीक है. और ये दोनों एक दूसरे को पार तब कर जाएंगी जब ये अपनी पूरी की पूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएंगी, ठीक है. कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन का फर्स्ट पोर्शन है पहली वाली ट्रेन का, और ये वाली ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है. तो अब आप एक काम कर सकते हो कि इस ट्रेन जो T1 ट्रेन थी जो इधर से आ रही, इसको स्टेशनरी मान लो. तो अगर इसको स्टेशनरी मान लो तो ये ट्रेन तो यहीं रुक गई, लेकिन अगर इसको स्टेशनरी मानोगे तो इसकी स्पीड इसमें जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, तो इसकी स्पीड, इफेक्टिव स्पीड दूसरी ट्रेन की कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2. फिर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगी, पहली बात तो इस दूसरी ट्रेन का फ्रंट पोर्शन इस पूरी ट्रेन को पहले क्रॉस करेगा, फिर जब फ्रंट पोर्शन क्रॉस कर जाएगा तो ये पूरी ट्रेन एंड तक इस पूरी ट्रेन को क्रॉस करेगी. तो ऑब्वियस सी बात है L2 अपनी लेंथ तो क्रॉस कर ही रही है और साथ साथ L1 यानी ट्रेन 1 की लेंथ भी क्रॉस कर रही है. टोटल लेंथ यहाँ कितनी चली जा रही है, दोनों ट्रेनों की कंबाइंड लेंथ चली जा रही है. यानी कि अगर ट्रेन 1 की लेंथ है L1, ट्रेन 2 की लेंथ है L2, तो दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, L1 प्लस L2. यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2. दोनों की रिलेटिव स्पीड में आके टोटल स्पीड, इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2. यानी कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए कि ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, इस स्पीड से आ रही, इतनी इनकी लेंथ है, तो ये कितना टाइम में एक दूसरे को टोटली क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, दैट इज टोटल लेंथ, जो कि इन दोनों लेंथ ट्रेन की लेंथ को मिला के है. और रिलेटिव स्पीड, तो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, और इसका डिवीजन कर देंगे तो आपको टाइम टेकन मिल जाएगा, ठीक है. दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि ये ट्रेन हो सकता है सेम डायरेक्शन में ना आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ना आके सेम डायरेक्शन में जा रही होती. तो सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो इन दैट केस आप जानते हैं कि बस एक ही चेंज होता है कि जो रिलेटिव स्पीड है वो अलग हो जाती, यानी कि फिर S1 प्लस S2 नहीं होता, S1 माइनस S2 होता, ठीक है. और ऊपर तो L1 प्लस L2 ही रहता, तो उस केस में L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2 हो जाता जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो. ये किसके लिए है, सेम डायरेक्शन. ये किसके लिए है, different direction. So friends, what I have told here, I have told that suppose there is a train T1 which is going on this track
and there is a track parallel to this track in which another train T2 is coming in the opposite direction. So obviously this train is moving this side and this train is moving this side, and both the trains are moving towards each other. So obviously the direction of the two trains are not in the same direction, the directions are opposite. And I have told you in the concept of relative speed that when the trains directions are opposite, then the relative speed will be addition of the individual speeds. That is, this speed plus this speed, S1 plus S2 will become the relative speed of both the trains. That is, effectively they are coming closer to each other, so the relative speeds will be added. Why added? Because the base is constant. They are running on the earth and the earth is stationary. That I have already told you before. Then obviously, if the train length T1 train length is L1 and the T2 train length is L2, then obviously in order to cross each other completely, they have to cover a length of L1 plus L2. Why? Because if I consider this train to be stationary, then obviously this S1 has to be added to S2. That means if T1 is supposed to be stationary, then T2 train will be moving with an effective speed of S1 plus S2, and then obviously the front portion of T2 train will cross the L2 length of the will cross the L1 length first, and then in the last portion of the train T2 will cross the whole L1 length. Then obviously the effective distance will become L1 plus L2. So the total distance to be covered is L1 plus L2, and when the trains are moving in the opposite direction, the relative speed becomes S1 plus 2. And in this case, if we get any type of questions that in such a case, in how many times the trains will completely cross each other, then the time will become equals to effective length, that is L1 plus L2, upon relative speed, that is becomes S1 plus S2 when the trains are moving in opposite direction. And similarly, when the trains are moving in same direction, then obviously effective length is going to be the same, L1 plus L2, but the relative speed is going to be different because the trains are moving the same direction, so we are going to take the difference of speed. So in the denominator it will become S1 minus S2. So in the second case, in the same direction, when the trains are moving the same direction, the time period will become L1 plus L2 upon S1 minus S2. So this is the concept of different direction and same direction. और आप यही चीज एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है एक ट्रेन होती और एक प्लेटफॉर्म होता। आपसे बोल देता कि कोई एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो आप जानते हो कि प्लेटफॉर्म की भी कुछ लेंथ होती है, ट्रेन की भी लेंथ होती है। तो जो सवाल है वो आपको किसी भी कंटेक्स्ट में दे सकता है, दो ट्रेन दे सकता है, एक ट्रेन एक पर्सन दे सकता है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म दे सकता है। प्लेटफॉर्म के केस में क्या होगा कि थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि आसानी ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी पर्सन की बात हो सकती है तो पर्सन स्टेशनरी भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। जब दूसरी ट्रेन होगी तो ट्रेन ज्यादातर मूवी कर रही होती है, ठीक है। तो कई सारे केसेस बन सकते हैं, आपको उन केसेस को पिक करना पड़ेगा क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से। तो व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, सो दिस इज वन केस, प्रीवियसली आई डिस्कस्ड वन मोर केस, एंड देयर कैन बी वन मोर केस दैट इफ देयर इज अ ट्रेन एंड दैट ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म। सो ऑब्वियसली if a train is crossing a platform, the platform will be constant, and then we have to consider two things: the length of the train and the length of the platform, because platform will also be having a length. So the type of questions depend upon the context in which they are being asked. For example, they can be two trains. If a platform is there, then most of the cases the platform is constant. And when a person is there, person can be stationary, person can be moving. When two trains are there, the trains will normally be moving. The questions say that. So you have to understand from the question what it is asking and accordingly calculate your answer. तो अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके सामने ट्रेन्स के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आपके लिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसके लिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि a cycle covers a distance of to cover 600 km, train T1 take 8 hours more than train T2. If however the speed of train T1 is doubled, it take 2 hours less than the train T2. The speed of the train T2 in kilometer per hour is. अब यार इसमें दो तरीके दिख रहे हैं, एक तो इसको सॉल्व करने के, ठीक है। 600 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए एक ट्रेन T1 8 घंटे लेस ले रही है ट्रेन T2 से, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यार कि अगर ट्रेन T2 की स्पीड आप T2 मान लें तो वो कितना टाइम लेगी, 600 बाई T2, ठीक है। और जो दूसरी ट्रेन है T1 वो 8 घंटे ज्यादा ले रही है इस टाइम से, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें अगर 8 घंटे आप ज्यादा निकालेंगे तो फिर T1 को कितना टाइम मिलेगा। यहाँ पे T2 और T1 क्या है, T2 है ट्रेन T2 की स्पीड, T1 क्या है ट्रेन T1 की स्पीड, ये मैंने माना है। तो क्या है 600 बाई T2 क्या है, T2 ट्रेन कितना टाइम लेती है 600 कवर करने के लिए, किलोमीटर कवर करने के लिए। क्वेश्चन में बता रखा है कि T1 ट्रेन जितना टाइम ले रही है 600 किलोमीटर कवर करने में, वो T2 के टाइम से 8 किलोमीटर ज्यादा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गई, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या बता रहा है, दूसरी क्वेश्चन बता रहा है कि अगर T1 ट्रेन की स्पीड को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर वो 2 घंटे कम लेगी ट्रेन T2 से।
तो ट्रेन T2 कितना टाइम ले रही है? ट्रेन T2 ले रही है 600/T2, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अब आप ट्रेन T1 की स्पीड को डबल कर रहे हैं, तो अब ट्रेन T1 कितना टाइम लेगी? 600/2T1, ठीक है। और अब ये जो टाइम होगा वो इस टाइम से 2 घंटे कम होगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या नजर आया? ये इक्वेशन 1 नजर आई, ये इक्वेशन 2 नजर आई, आपको 2 इक्वेशन नजर आ रही हैं, 2 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं T2 और T1। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और T1 और T2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये सवाल इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये तरीका हो जाएगा लंबा मेथड सवाल को सॉल्व करने का, और मेरा काम है आपको शॉर्टकट्स बताना। तो आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, मैं इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, आप इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है आपके दिमाग में डाउट हो कि भाई इस इक्वेशन को आराम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूं। आप पहली इक्वेशन को 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 600/2T2 प्लस 8/2, और इधर क्या हो जाएगा? 600/2T1। अच्छा, 600/2T1 बराबर हो गया, तो फिर आप क्या हो जाएगा इक्वेशन? 600/2T2 प्लस 8/2 इज इक्वल टू 600/T2 माइनस 2। इससे आपको T2 की वैल्यू निकल जाएगी, और T2 लिख के आप T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अब आपको देखना है कि यार जब T1 की स्पीड 2T1 हो गई, ठीक है, अगर किसी एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, आप जानते हैं कि ट्रेन 600 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, अगर किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर किसी चीज की स्पीड दुगनी हो जाए, अगर किसी स्पीड दुगनी हो जाए, तो उसको ट्रेवल करने के लिए जो टाइम होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो अगर पहले ये स्पीड है, ठीक है, ये T1 और T2 स्पीड है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने स्पीड माना है यहाँ पे। तो अगर स्पीड T1 से 2T1 हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर कवर करना है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर स्पीड दुगनी हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा हाफ। यानी कि पहले जितना टाइम लग रहा था T1 को इस 600 किलोमीटर को कवर करने में, अब उसे आधा लगेगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आया, ठीक है। अब पहले उसे इसके टाइम से, यानी T2 के टाइम से 8 किलोमीटर ज्यादा लग रहा था, लेकिन दुगने करने पे उसको T2 के टाइम से 2 घंटा कम लगा। T2 का टाइम तो दोनों केसेस में कांस्टेंट है, क्योंकि T2 की स्पीड में तो चेंज आया नहीं है, T1 की स्पीड में चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? दुगनी हो रही स्पीड। स्पीड दुगनी हो रही तो टाइम टेकन कितना हो रहा होगा? आधा हो रहा होगा। अगर टाइम टेकन आधा हो रहा होगा और पहले 8 घंटे ज्यादा ले रहे हैं, और टाइम टेकन आधा होने के बाद 2 घंटे कम ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आधा होने के बाद टाइम कितना कम हो गया? 8 ऑफ -2, यानी 10 घंटे हो गया कम। यानी कि पहले से टाइम अब 10 घंटे कम हो गया। और देखा जाए तो पहले से टाइम कितना कम हो रहा है? आधा कम हो रहा है। यानी पहले उससे 20 घंटे लगते थे, और अब आधा कम होने के बाद आधा कम कितना होगा? 10 घंटे कम होगा, तो 10 घंटे लगेंगे। यानी कि पहले T1 को इस डिस्टेंस को कवर करने में 20 घंटे लग रहे थे, 20 आवर्स। यानी कि पहले T1 को इस डिस्टेंस को कवर करने में, T1 ट्रेन को इस डिस्टेंस को कवर करने में 20 घंटे लग रहे थे। और ये जो 20 घंटे थे, जितने T2 को लग रहे थे उससे 8 घंटे ज्यादा थे। तो ट्रेन T2 को कितने लग रहे होंगे? पहले ट्रेन T2 को लग रहे होंगे पहले 12 घंटे, ठीक है। तो अगर ट्रेन T2 को पहले लग रहे होंगे 12 घंटे, और उसने पूछा क्या है कि उसने क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन T2 इन किलोमीटर्स पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार 600 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, कितने टाइम में चल रही है ट्रेन T2? 12 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? 600/12, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। Okay, friends. So what is happening in this question, friends? In this question number 6, it is being told to me that there are two trains T1 and T2. It is being said that the time taken by train T1 to cover a particular distance, that is 600 kilometers, is 8 hours more than the time taken by train T2 to cover that particular distance. So according to this info, I have seen that the time taken by train T1 to cover the distance becomes 600/T1. I have assumed T1 and T2 as the speeds of train T1 and T2. So the time taken by train T1 to cover the distance is 600/T1. This T1 is speed. I'm sorry I've taken the wrong notation, but it's okay, you can understand. And obviously the time taken by train T2, if the speed is T2, to cover the distance of 600 km will be 600/T2. And this quantity is more than this quantity by 8 hours. So I have added 8 hours in this. So the equation becomes something like this. 600/T2 plus 8 is equals to 600/T1.
then it is being told that if the speed of train T1 is doubled, then obviously it is going to take 2 hours less than the time taken by train T2 to cover 600 km. So again, what is the time taken by train T2 to cover the whole distance? It is again 600 by T2. There is no change in this thing. But obviously, the time taken by train T1 will reduce because the speed has doubled. So it has become 600 by T2. And how much less than this? 2 hours less than this. This is given in question. So I got equation number 1, I got equation number 2. And I've got two equations. I have two unknown variables, T2 and T1. So I've already told you there are two equations, two unknown variables. You can easily solve it. How you are going to solve it? You multiply equation number 1 by 2 on both sides. It will become 600 by 2T2 plus 8 by 2 equals to 600 by 2T1. Now the 600 by 2T1 and 2T1 is equal, so that it will finally become as 600 by 2T2 plus 8 by 2 is equals to 600 by T2 minus 2. And you get one equation, one variable. You can easily solve the value of T2. And after getting the value of T2, you can place it in this and find the value of T1. This is a method. But now what you are going to do? Now, obviously, this is speed T1 of train T1 is getting doubled. Now I'm telling you the shortcut, and you are going to approach this question by shortcut, not by the long cut, because this is going to take a lot of time. So previously the speed of the train T1 train was T1. Now I have said that the speed is doubled, so now the speed becomes T1. So how much distance it is covering now? It is again covering 600 km. Previously it was also covering 600 km. Now it is also covering 600 km. So in order to cover the same distance, its speed has doubled. So if the same distance has to be covered, then obviously if speed has doubled, time will get half. Speed has become from T1 to 2T1. So time will get half. Okay, that is time will reduce by half. Now, in exact terms, if we say that when the speed of T1 was T1, that is original speed, then it took 8 hours more than T2. And when the speed doubled, it took 2 hours less than T2. The time taken by T2 in both the cases is constant because the speed of T2 is not changing. But now, the time taken by the train T1 due to doubling of the speed reduces by 10 hours. And I have already told you that due to doubling of the speed, the time becomes half and the time is reducing by 10 hours, and that means half of the time equals to 10 hours. That means originally train T1 was taking 20 hours to cover 600 kilometers. Originally the train T1 was taking 20 hours to cover the total 600 kilometers, and I've already told you that it was taking 8 hours more than T2. So if train T1 was taking 20 hours, train T2 was taking 12 hours. So originally train T2 was in both the cases train T2 is taking the same time. So train T2 is taking 1-2, that is 12 hours to cover 600 kilometers. So the question is being asked to me, what is the speed of train T2? The speed of train T2 becomes 600 by 12, 50 kilometers per hour. Moving on to next question. Next question. A train with the 90 km per hour crosses a bridge in 30 seconds. Another train 100 meters shorter crosses the same bridge at 45 km per hour. Find the time taken by the second train to cross the bridge. इसको बहुत आसान है, आप देख लीजिए. ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसको पहले तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. इसकी स्पीड क्या होगी? 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 36 सेकंड में वो ब्रिज को क्रॉस करेगी. तो अगर ब्रिज को 36 सेकंड में क्रॉस करेगी तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 36 सेकंड में कितना चलेगी? 25 इंटू 36. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कैसे करोगे? कैसे लिख सकते हो? 25 इंटू 30 प्लस 6. 25 इंटू 30 क्या होता है? 750. और 25 इंटू 6 क्या होता है? 150. यानी ब्रिज की लेंथ कितनी हो गई? 900 मीटर्स. ब्रिज की लेंथ नहीं, ये जो 900 मीटर्स है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन की भी लेंथ है और ब्रिज की भी लेंथ है, क्योंकि ब्रिज को क्रॉस करने में वो ब्रिज की लेंथ भी क्रॉस कर रही है ट्रेन और अपनी लेंथ भी क्रॉस कर रही है. तो मान लीजिए ट्रेन की लेंथ है तो LT और ब्रिज की लेंथ है LB. तो ये 900 मीटर क्या आ गया? LT और LB. अच्छा, अब एक दूसरी ट्रेन है जो कि ओरिजिनल ट्रेन से 100 मीटर छोटी है और वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो ट्रेन ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? तो अभी जो ब्रिज है और अभी जो ट्रेन है उसकी कंबाइंड लेंथ है 900 मीटर. ऑब्वियसली बात है, जो अगली ट्रेन आएगी उसकी स्पीड 100 मीटर कम है, ब्रिज की स्पीड तो कांस्टेंट ही रहने वाली है. तो उस केस में जो दूसरी ट्रेन आएगी उस केस में LT2 और LB ये कितना हो जाएगा? 900 माइनस 100, 800 मीटर. उस केस में हो जाएगा 800 मीटर. अब ये 800 मीटर ट्रेवल कर रही है वो दूसरी वाली ट्रेन किस स्पीड से? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो 800 मीटर ट्रेवल कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. इस 45 को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 5 बाय 18 हो गया. अब इसको डिवाइड कर दीजिए. 9 5 से 45, 9 2 से 18,
5 160, 532 और ये 32 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 64 सेकंड्स। तो योर आंसर बिकम्स 64 सेकंड्स। यानी जो सेकंड वाली ट्रेन है वो इस ब्रिज को कितनी देर में क्रॉस करेगी 64 सेकंड्स में। सो फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, इट इज बीइंग So friends, what is happening in this question? It is being told to me that there is a train which is moving at the speed of 90 kilometers per hour and it crosses a bridge in 36 seconds. Now, first of all, in order to find out the combined length of the train and the bridge, because while crossing the bridge, if it has to cross the bridge, it has to traverse the whole length of the bridge and its whole length. That means if its length is LT and if the bridge length is LB, the combined length will be LT and LB, and it has to cross this whole length. Now, the speed of the train is 90 kilometers per hour. First of all, I have to calculate it that it moves how much in 36 seconds. So first of all, I have to convert this 90 km per hour in meter per second. So in order to convert this 90 km per hour in meter per second, I have to multiply it by 5 by 18. And my answer comes out as 25 meters per second. That is the speed of the train becomes 25 meter per second. Now in 1 second it is moving 25 meters. So in 36 seconds it is going to move 25 into 36, which becomes 900 meter. How I have calculated this? In order to calculate it faster, consider it as 25 into 30 plus 6. 25 into 30 becomes 750 and 25 into 6 becomes 150. So it becomes 750 plus 150, 900 meters. So the combined length of the train and the bridge becomes 900 meter. Okay. Now it is being told that there is another train whose length is 100 meters less than this train. So I suppose the length of that train is LT2. And the bridge length is going to remain the same, that is LB is going to remain the same. Now the combined length of LT2 and LB will become 100 meters less than 900 because this train is 100 meters shorter than the original train. So the combined length here will become 800 meters. Now this 800 meters has to be traveled. This is the combined length of the bridge and the second train. And this 800 meters has to be covered with the second train speed of 45 km per hour. First, I'm going to divide this 800 by 45, but I have to change this 45 km per hour in meter per second, and therefore in order to change it, I have multiplied 45 by 5 by 18. When I'm going to solve it, I got the answer as 64 seconds. That means the second train will cross the bridge in 64 seconds. Okay friends, now till the previous video I have discussed 1 or 2 questions of trains. Going forward, some more questions of trains. मैं इतने क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ये ट्रेन का कंसेप्ट आपके साथ यूज टू हो जाए। उसके बाद मैं बोर्ड्स की कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर मैं इस लेक्चर को ओवर करूंगा, फिर आगे वाले लेक्चर में मैं आपको एस्केलेटर्स बताऊंगा। अभी वैसे मुझे इस लेक्चर में एस्केलेटर्स वगैरह बताना था, बट वो मैं नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। पहले इन सब चीज़ों को भी कंप्लीट करना जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, भूख डकारें आ रही हैं। A train 75 meters long overtook a man who was walking at the rate of 6 km per hour and crossed him in 18 seconds. Okay. Again, the train overtook the second person in 75 seconds. In 15 seconds. At what rate was the second person traveling? ठीक है यार, एक ट्रेन ने एक वॉकिंग पर्सन को जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है उसको 18 सेकंड में पीछे कर दिया, मतलब वो किया, ओवरटेक किया। ठीक है, तो अब ट्रेन 75 मीटर्स लॉन्ग है, तो ऑब्वियस ही बात है उस इंसान की स्पीड तो नेग्लिजिबल है। तो असल में उस इंसान को क्रॉस करने में ट्रेन ने कितना टाइम लिया यह हमें निकालना है, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 75 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, क्योंकि उस आदमी को तो हम एक पॉइंट मान रहे हैं, लेकिन एक मूविंग पॉइंट हो गया वो। ठीक है, लेकिन है तो वो पॉइंट ही, इसलिए हम इस लेंथ केवल किसकी लिखेंगे, ट्रेन की। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 75 मीटर्स। ठीक है, लेकिन उसने 75 मीटर्स को ट्रेवल किया 18 सेकंड में, तो ये हो जाएगी 75/18 मीटर पर सेकंड। पर ये जो स्पीड होगी आपकी, ये स्पीड क्या होगी, ये आपकी होगी रिलेटिव स्पीड। ये आपकी होगी रिलेटिव स्पीड, यानी कि ये स्पीड किसके बराबर होगी, ये स्पीड बराबर होगी आपकी ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड पे। क्योंकि ओवरटुक है, यानी कि पर्सन चल रहा है और ट्रेन ने उसे ओवरटुक किया। ठीक है, यानी पर्सन डायरेक्शन में जा रहा है और पीछे से ट्रेन आके उसको ओवरटुक कर रही है। ठीक है, अगर वो ट्रेन की तरफ आ रहा तो पर्सन ट्रेन ओवरटुक नहीं करती। आप किसी को ओवरटुक कब करते हो, आप किसी साइकिलिंग रेस में किसी को ओवरटुक कर गए तो कब किया, जब आपके से साइकिल में कंपीट करो तो साइकिल वाला भी उसी डायरेक्शन जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में पर्सन जा रहा था उसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी और ट्रेन ने उसे ओवरटेक कर लिया।
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। तो मान लीजिए कि ट्रेन की स्पीड तो थी t और पर्सन की स्पीड थी 6, तो t माइनस 6 लिखेंगे आप। लेकिन अब एक बात प्रॉब्लम ये है, ये जो 75/18 है ये क्या है, ये मीटर पर सेकंड है। इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये आपको 15 मिल गया। तो 15 इक्वल्स टू t माइनस 6, तो t कितना निकल के आ गया, 21 kmph। यानी ट्रेन की स्पीड मुझे कितनी मिल गई, 21 किलोमीटर पर आवर। अब यही ट्रेन 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, लेकिन सेकंड पर्सन भी चल रहा है और उस पर्सन को 15 सेकंड्स में क्रॉस कर जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब वो ट्रेन कितना क्रॉस कर रही है, 75 मीटर्स क्रॉस कर रही है। अभी भी कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 15 सेकंड में। ठीक है, 75 क्रॉस कर रही है, 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। पहले वाले केस में कितने में कर रही थी, 18 सेकंड में, दूसरे केस में 15 सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा 18/5। ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या है 21, आदमी की स्पीड क्या होनी चाहिए x, क्योंकि क्या लिखा है यहां पे भी लिखा है ओवरटुक अ सेकंड पर्सन, यानी जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या आएगा आंसर। तो 5 1 5 5 5 75 15 15 कट गया, ये आ गया 18 इक्वल्स टू 21 माइनस एक्स। यहाँ से x निकल के आ गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर। यानी वो जो सेकंड पर्सन था वो किस स्पीड से चल रहा था, वो चल रहा था x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। So friends, what was happening in this question? It was told to me that a train which is 75 meter long overtook a person. That means if it is overtaking a person, then the person and the train were moving in the same direction. Because whenever we overtake a person, we are moving in the same direction with him. For example, in cycling, we overtook our competitors because our competitors are moving in the same direction in which we are moving. That is, we are cycling. So here, the train which is 75 meters long crosses a person, overtook a person in 18 seconds. So obviously the speed will be 75/18 meter per second, and this will be the relative speed. Okay, and in order to convert this 75/18 meter per second into kilometer per hour, I have multiplied it by 18/15, and when I solved it, I got the answer as 15 kilometers per hour. That is, the relative speed of the train with respect to the first person becomes 15 kilometers per hour, and the speed of the train I have assumed as t. And obviously the person is moving at the speed of t minus 6 in the same direction, so the relative speed will be t minus 6 is equals to 15. So the speed of train comes out as 21 kilometers per hour. This information till now I have got. Now what next? It said that the same train crosses or overtakes another person in 15 seconds. So obviously now the relative speed will be 75/15 meter per second, but I have to change the 75/15 meter per second into kilometer per hour. So I have multiplied it by 18/5, and I got the answer as 18 kilometers per hour. So now the relative speed of the train with respect to the second person becomes 18 kilometer per hour, and this will be equals to the speed of train minus the speed of the second person. So that is 21 minus x. So 18 becomes equals to 21 minus x. I have to calculate the speed of the second person, which is x. So I got the answer as x is equals to 21 minus 18. 2 1 minus 1, it becomes 3 kilometers per hour. My answer is 3 kilometers per hour, speed of the second person. Now, question number 9. Two trains of lengths 190 meter and 210 meter respectively are running in opposite directions on parallel tracks. If their speeds are 40 km per hour and 32 km per hour respectively, in what time they will cross each other? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। पहले वाली की लेंथ है 190, दूसरे वाली की लेंथ है 210 मीटर, और पहले वाले की स्पीड है 40 km/h, दूसरे वाले की स्पीड है 32 km/h। ये पूछा है कि इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, ये लोग कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यार अब ट्रेन है, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो वो कितना इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। वो इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा, 190 प्लस 210, 400 मीटर। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, 400 मीटर जो उनको कवर करनी है। इफेक्टिव स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, मैं इसको RS या REL रिलेटिव स्पीड दिखा रहा हूँ, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे के पास आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 40
प्लस 32 72 kmph। और इस 72 kmph को आप मीटर पर सेकंड में करेंगे, क्योंकि आपको 400 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करना है ये निकालना है। तो ये तो किलोमीटर पर आवर, पहले इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए 5/18 से, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन की क्या निकल के आ गई 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना कवर करना है इनको 400 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है इनको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा टोटल डिस्टेंस 400 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड 20, आंसर विल बी 20 सेकेंड्स। आंसर कितना निकल के आ गया 20 सेकेंड। So friends, what is being asked to me in this question? There are two trains. Length of the first train is 190 meter and the length of the second train is 210 meters. And obviously both of these trains are moving towards each other. At the speed of, first train is moving at the speed of 40 kilometers per hour, second train is moving at the speed of 32 kmph. Now obviously, if they are moving towards each other, I have already told in the theory, that when the two trains are moving towards each other, then effective length covered will be the sum of the lengths of the two trains. So the effective length covered here, or the effective distance covered here, will be the sum of the two trains, that is 210 plus 190. So 190 plus 210 becomes 400 meter. Effective distance of 400 meters has to be traversed at a relative speed of, obviously the two trains are moving towards each other. First train at 40 kilometers per hour, second train at 32 kilometers per hour. So the combined speed will become 40 plus 32, 72 kilometers per hour. Now, in order to change this kilometer per hour in meter per second, you have to multiply this 72 by 5/18, which becomes 20 meter per second. So the relative speed of both the trains in meter per second comes out to be 20 meters per second. So they are covering a distance of 400 meters at the speed of 20 meter per second. So for finding out the time, I'm going to divide this distance by speed. So 400 by 20, the answer comes out as 20 seconds. It will take 20 seconds for both the trains to cross each other. Next question. It is in the next sheet, question number 10. ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से तैयार किए हैं, ठीक है, ताकि ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पे मैं हर चीज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ही कवर कर सकूँ। अब आप समझ सकते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस को मैं 8-9 घंटे में खत्म कर रहा हूँ, तो 8-9 घंटे में मैं आपको चीजें, अब बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थ्योरी पूरी बता दे रहा हूँ, सवाल काफी हद तक उन थ्योरी से रिलेटेड करा दे रहा हूँ, ताकि अब ऐसा कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जिसका कंसेप्ट आपने ना देखा हो किसी भी टॉपिक में। ये अलग बात है कि उस तरीके का सवाल नहीं देखा होगा, क्योंकि सवाल तो बतेरे तरीके के बनाए जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको सारे पता होंगे, ठीक है। बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं मुझसे कि आपको कौन सा सवाल देखना है कौन सा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, टू ट्रेन्स 110 मीटर एंड 130 मीटर एंड 110 मीटर लॉन्ग आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 minute to pass the other completely. If they are moving in the opposite direction, they pass one another completely in 3 seconds. Find the speed of the train. मान लीजिए पहली ट्रेन की स्पीड है S1, दूसरी ट्रेन की स्पीड है S2. अब थोड़ी कन्वीनियंट स्पीड मानता हूँ S1 S2. अभी एक सवाल में मैंने T1 T2 स्पीड मान ली थी, तो फिर वो टाइम के साथ कंफ्यूजन होने लगा था, तो मैंने अपनी स्पीड को S1 S2 मान लिया, ठीक है। एक ट्रेन की, दोनों ट्रेन की लेंथ है 130, एक की 130 है, एक की 110 है, तो ऑब्वियस बात है चाहे एक डायरेक्शन में जा रही हो चाहे दूसरी डायरेक्शन में जा रही हो, इफेक्टिव डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेंगी, इफेक्टिव डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगी 130 प्लस 110, 240 मीटर। एक दूसरे को क्रॉस करने में, चाहे वो एक डायरेक्शन में जा रही हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, उनको इफेक्टिव डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ के सम के बराबर कवर करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव डिस्टेंस वो कितना कवर करेंगी, 130 प्लस 110, 240 मीटर, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको। अब उसने पूछा है कि फास्टर ट्रेन टेक्स 1 minute टू पास द अदर कंप्लीटली, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को पास करने में 1 मिनट लिया। 1 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 60 सेकंड लिए, ठीक है। तो मान लेते कि S1 फास्टर है S2 से, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर S1 S2 से ग्रेटर देन है मान लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2, और इस S1 माइनस S2 से ये 240 किलोमीटर कवर करना है, यानी कि ये 240 अपॉन S1 माइनस S2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 1 मिनट। अच्छा, ये 240 मीटर है और ये S1 S2 मैंने मीटर पर सेकंड में माना है, तो यहां पे मैं आंसर किसमें लिखूंगा, सेकंड में, 60 सेकंड्स। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद जब वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तब इफेक्टिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 240 अपॉन S1 प्लस S2,
लेकिन अब उनको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 ही सेकंड लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन जाने में। तो अभी क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इससे आपको S1 माइनस S2 क्या मिलेगा, S1 माइनस S2 आपको मिलेगा 240/60, 4 मिल जाएगा। और इससे आपको S1 प्लस S2 कितना मिलेगा, 240/3, 80 मिल जाएगा। यानी S1 प्लस S2 कितना मिलेगा, 80। आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो S2 तो कट जाएगा, 2S1 इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। तो S1 कितना हो जाएगा, 42। और अगर S1 आप यहाँ 42 पुट कर देते हैं तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा। तभी तो 42 माइनस 38 4 होगा, तो आपका S2 कितना हो जाएगा, 38। तो ये हो जाएगा 42 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, तो आपके दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, एक की आ गई 42 मीटर पर सेकेंड और एक की आ गई 38 मीटर per second. So what is happening in this, friends? That it is being said that there are two trains. The length of one train is 130 meter and the length of second train is 110 meter. I've supposed their speeds to be S1 meter per second and S2 meter per second. Why? Because it is because in the question the data is something like this, 1 minute, so I can assume it at 60 seconds. Then 3 seconds is there, and obviously the distance is also given in meter. So I'm supposing this has speed of first train as S1 meter per second and the speed of second train as S2 meter per second. Now, it is being told to me, I have assumed that S1 is greater than S2. It is being told to me that the faster train overcrosses, passes or overtook the second train, completely crosses the second train in 1 minute when moving in the same direction. So when the both trains are moving in the same direction, the relative speed will be the difference of the two speeds. So obviously then the relative speed will be S1 minus S2 if S1 is greater than S2. So when they are moving in the same direction, the relative speed will be S1 minus S2 and the time taken is 1 minute. 1 minute becomes 60 seconds. So 240 meter is covered by the relative speed of S1 minus S2 and the time taken is 60 seconds. So distance upon speed becomes time. Then in the second case, it is being said that when the trains are moving in the opposite direction, the time taken to cross both of the trains the time taken by both the trains to cross each other becomes 3 seconds. So in this case, 240 meters has been traveled, but it has been traveled with a relative speed of S1 plus S2 and the time taken is 3 seconds. So what I have done, I have taken S1 minus S2 this side and 60 in the denominator. So it becomes 240 by 60 becomes 4. So S1 minus S2 becomes 4. And similarly, this 240 upon 3 becomes 80 and this becomes S1 plus S2. So S1 plus S2 becomes 240 by 3, that is 80. So S1 minus S2 is 4, S1 plus S2 is 80. You add both of these equations, S minus of S2 and plus of S2 will cancel out. It will become 2 of S1 is equals to 80 plus 4, 84. So S1 will become 42 meters per second, and when you are going to place S1 as 42 meters per second in this equation, S2 will automatically become 38 meters per second. So S1 comes out as 42 meters per second and S2 comes out as 38 meters per second. Okay friends, so this becomes the answer, that is the speed in meter per second of both the trains. So friends, till now I have taken up, मैंने केवल इतने ही सवाल लिए हैं ट्रेन के। अब मैं क्या करूंगा, आपको बोट एंड स्ट्रीम्स की कुछ थ्योरी बताऊंगा और उस बोट एंड स्ट्रीम्स की थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है, फिर मैं कुछ सवालों को सॉल्व करूंगा। लगभग 3 सवाल है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आज का लेक्चर फिनिश करूंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस्केलेटर और रेसेस और सर्कुलर ट्रैक देखेंगे। फिलहाल तो अब हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स देखते हैं। अच्छा यार, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। किस चीज में, रिलेटिव स्पीड की स्पीड में। लेकिन 2 चीजें हैं जो अक्सर कर उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं दोनों तरीके के क्वेश्चंस, या तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को इक्वेशन बना के सॉल्व करिए। अभी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो उसमें इक्वेशन बना के कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप उन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं कि अगर हमको उनके फॉर्मूले पता हो तो हमारे लिए उन्हें सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो अपनी बोट से, ठीक है, ये पानी है मान लीजिए, वो अपनी बोट से किसी जगह पे गया, ठीक है, यहां पे गया और फिर वहां से वापस लौट आया। तो जाने का और आने का डिस्टेंस आपका d है, ठीक है। मान लीजिए स्ट्रीम इस तरफ बह रही है, ठीक है, तो स्ट्रीम की स्पीड है s, मान लीजिए कि s मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। और जो बोट है, बोट ऐसे जा रही है तो उसकी स्पीड है b मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे जाएगी
और स्ट्रीम भी इस तरफ जा रही है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। और जब लौट के आएगी तो स्ट्रीम तो इस तरफ जा रही होगी, बोट इस तरफ आ रही होगी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो चीज होती है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है, और एक होती है आपकी टोटल टाइम। देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जाते वक्त अगर मैंने डी को डिस्टेंस माना है, मैं एक जनरल फॉर्म डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैंने डी को डिस्टेंस माना है तो जाते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी। आते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डी प्लस डी हो गया 2d। तो ऊपर तो आपने लिख दिया 2d टोटल डिस्टेंस कवर्ड, नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे टोटल टाइम टेकन। तो जाते वक्त टोटल टाइम टेकन क्या होगा, मान लीजिए जाते वक्त तो डिस्टेंस कितना गया है, डी गया है, लेकिन जाते वक्त गया कैसे है, जाते वक्त गया है वो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जाते वक्त गया वो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रीम की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में, तो बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रीम की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में, स्ट्रीम की स्पीड। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग के इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, बी प्लस एस। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया था जब भी बोट स्ट्रीम्स की बात होगी और अगर सेम डायरेक्शन में बोट जा रही होगी तो स्पीड्स जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये उल्टा होता है आपका रिलेटिव स्पीड में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो जाएगा, बी प्लस एस, यानी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और ये हो गया डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, प्लस अब लौट के भी आएगी तो वो होगा अपस्ट्रीम, उसमें भी डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगी, डी होगी। लेकिन उस टाइम पे बोट इस तरफ चल रही होगी, स्ट्रीम इस तरफ चल रही होगी, तो बोट आगे तभी चल पाएगी जब उसकी इंडिविजुअल स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी, वो हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड बी माइनस एस। ठीक है, अब आप नीचे से डी कॉमन ले लो तो विद इन ब्रैकेट डी, विद इन ब्रैकेट 1/b प्लस एस प्लस 1/b माइनस एस लिखेगा, डी डी ऊपर से कट जाएगा। ठीक है, उसका देखते हैं क्या बचा, 2/b प्लस एस और b माइनस एस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका विद इन ब्रैकेट b प्लस एस प्लस ऑफ b माइनस एस, एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 भी बचेगा आपका, b कैंसिल आउट नहीं होगा, एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 भी बचेगा। तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 2/2b अपॉन b प्लस एस इंटू b माइनस एस। इसको जब आप लिखोगे तो फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, b प्लस एस इंटू बी माइनस एस अपॉन b, यानी फाइनली एवरेज स्पीड आपको क्या मिली, b प्लस एस इंटू बी माइनस एस अपॉन b। यानी ये b प्लस एस क्या है, ये b प्लस एस है डाउन स्ट्रीम स्पीड, b प्लस एस है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो आप क्या लिखोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड इनटू ये b माइनस एस क्या है, ये क्या है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, b। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया। किस चीज का फॉर्मूला है ये, एवरेज स्पीड का। क्या फॉर्मूला बना, डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ बोट इंटू स्टिल वाटर। मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ ऐसा बना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डीएस क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, बी स्टिल से आप पता कर लेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, डेरिवेशन ये लिखा है। अब ये फॉर्मूला आप क्यों रट लीजिए, इसका एप्लीकेशन कहां है, ये सबसे बड़ी बात होती है। एप्लीकेशन बताओ भाई, तो एप्लीकेशन कहां है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है, अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी स्टिल वाटर यानी बी किलोमीटर, बी कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर पर आवर, टू अ सर्टेन अपस्ट्रीम पॉइंट। ठीक है, and come back at the starting point in the river which flows at 1.5 किलोमीटर। यानी स्ट्रीम की स्पीड कितनी बनाती है, रिवर की 1.5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है, ये है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आसान हो गया हमारे लिए। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1.5, तो यानी लौटते वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड जोड़ दीजिए तो
तो 4.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 6 इंटू अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, जब बोट जा रही है तो कितना जा रही है 4.5 से, लेकिन स्ट्रीम उसको कितने से अपोज कर रही है 1.5 से, तो 4.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 3 अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है 4.5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 टू 40, 15 3 35, 3 टू 6, आपका आंसर निकल के आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, यानी उस बोट की एवरेज स्पीड क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर। सारा झंझट ही खत्म। इस एवरेज स्पीड के फॉर्मूले को रट लीजिए, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली ये बताया। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू हियर टिल नाउ इज दैट whenever we are talking about boats and stream, you know, in the boats and stream we normally see that suppose this is a stream and stream is moving with the speed of s meter per second in this direction. Now there is a boat, okay, and the boat is moving this point, at this direction it goes till this point and then comes back. So obviously if the speed of the boat is v meter per second and the speed of the stream is s meter per second, and when the boat is going in this direction, then obviously this will be the downstream direction and the effective speed will become v plus s meter per second. Similarly, when it will be coming back, the boat will move only when the speed of the boat is greater than the speed of the stream. So in the upstream, the effective relative speed of the boat will be b minus s meter per second. I suppose that the distance from this place to this place is d meter. Now I have to find out the average speed. In order to find out the average speed, I will use the direct formula. What is the direct formula? Total distance traveled upon total time taken. So what is the total distance traveled? For going d, for coming d, total distance becomes 2d upon total time taken. So when it goes in downstream. And what is the time taken for downstream? It is d, that is the distance upon downstream speed, that becomes b plus s. So this b plus s is downstream speed, plus of time taken for upstream. So in the upstream the distance traveled is again d, but the speed in the upstream speed is b minus s. So d upon b minus s. Now you take d common from the denominator, it will become d within bracket 1 upon b plus s plus of 1 upon b minus s. This dd cancels out from the numerator and denominator and it becomes 2 upon, and when you are going to solve it, it will become b plus s plus of b minus s. SS will cancel out 2b upon b plus s into b minus s. This b plus s into b minus s will come in the numerator and it will become something like this, and the denominator it will be b, and this 2 will cancel out from the 2 into b. So I got the answer as b plus s into b minus s upon b. What is b plus s? B plus s is downstream speed. What is b minus s? B minus s is upstream speed. And what is b? B is the speed of the boat in still water. So the formula of average speed becomes downstream speed into upstream speed upon speed of the boat in still water, that I have written here. US represents upstream speed, DS represents downstream speed, and B still represents speed of the boat in still water. Now, what next? How this thing is going to help me, this is more important. So this thing is going to help me in question number 11. Look at question number 11. Question 11 says, a man can row at a speed of 4.5 km per hour in still water to a certain upstream point, that is he is going upstream, and then back to the starting point. So back he is coming in downstream in a river which flows is 1.5 km per hour. Find the average speed. So what I have told you, the speed formula for average speed, downstream speed into upstream speed upon speed of boat in still water. So speed of the boat is 4.5 km per hour. Okay, speed of the stream is 1.5 km per hour. When it is going to that point, that is when it is going in upstream, then that 4.5 km per hour from that 4.5 km per hour, I am going to subtract 1.5 because upstream speed is b minus s. So 4.5 minus 1.5 becomes 3. So I write 3. Then downstream speed becomes 4.5 plus 1.5, then I write 6. So it becomes something like this. I will again write it as 6 into 3 upon speed of the boat in still water, that is 4.5. And when I solve it, I got the answer as 4 km per hour. So the average speed becomes 4 km per hour. So in this boat and streams case, this was one case which you have to keep in your mind. That is the concept of average speed. Now, next is the concept of total time taken. Now I have to calculate this total time taken. How I am going to calculate that? What will be the total time taken? It will be, जाने में कितना टाइम लग रहा है, जाने में डिस्टेंस क्या है, d है, ठीक है। इस डिस्टेंस d को किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड से, यानी b प्लस एस से, लिख दिया b प्लस एस से। तो ये तो जाने का टाइम हो गया। फिर लौटने का टाइम क्या होगा, d डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किस स्पीड से, b माइनस एस से। ये बन गया भैया। इसको सॉल्व करते हैं,
कॉमन ले लीजिए, b प्लस एस, b माइनस एस, ठीक है, d तो है ही, और विद इन इनटू क्या हो जाएगा, b माइनस एस प्लस ऑफ b प्लस एस, एस एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, d इंटू टू बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, d इंटू टू बी, ये इंटू है मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो गया, टोटल टाइम टेकन। अब आपको क्या नजर आ रहा है, d इंटू टू, टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, तो जाने का डिस्टेंस है d, आने का डिस्टेंस है d, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d, ठीक है। तो ये 2 इंटू डी क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। तो 2 इंटू डी को आप क्या लिख दो यहां पे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इनटू ये b क्या है, b है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो b क्या लिखोगे आप, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। और नीचे b प्लस एस क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो लिख दीजिए डाउनस्ट्रीम स्पीड, b माइनस एस क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए अपस्ट्रीम स्पीड। बन गया फॉर्मूला आपका, क्या फॉर्मूला बना, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इनटू स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड इनटू अपस्ट्रीम स्पीड। ये टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला हो गया। अब कैसे इस्तेमाल है इसका, सबसे बड़ा सवाल, द $1 million क्वेश्चन। तो इसका इस्तेमाल देखने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। A man rows 10 kilometer upstream and back again. ठीक है भाई, to the starting point in 55 minutes. If the speed of the stream is 2 kilometers per hour, find the speed of the rowing in still water. Speed of the rowing यानी कि बोट की स्पीड पूछ रहा है और स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी गया और आने का टाइम दे रखा है 55 मिनट, और 10 किलोमीटर के फॉर्म में और किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में स्पीड दे रखी है। तो टाइम कितना दिया है, 55 मिनट। तो ये टाइम है 55 मिनट टोटल टाइम। तो इसको आवर्स में आप क्या लिखोगे, 55/60 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो 10 किलोमीटर आप स्ट्रीम किया तो वापस भी 10 किलोमीटर आएगा, तो 2d हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, जाने का 10 आने का 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20, ठीक है। फिर आपको निकालना स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर तो हमें निकालना है, तो यहां b लिख दीजिए अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, b प्लस एस। तो भाई अब ये b प्लस एस है, स्पीड तो हमें 2 पता है, तो नीचे डाउनस्ट्रीम स्पीड तो b प्लस 2 आ जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी b माइनस 2। सिंपल, इसको आप लिखिए 20b, b प्लस 2 इंटू b माइनस 2 कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब अगला के स्टेप क्या हो जाएगा, आप इस 55 को b स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 60 को 20b से मल्टीप्लाई कर दो, पर उसके लिए थोड़ा सा इसको इजी करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करिए, इसको भी 5 से डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा 11/12, और अब ये 11/12 हो गया। अब इस b स्क्वायर माइनस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो इस b स्क्वायर माइनस 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे 11b स्क्वायर माइनस 4, और इस 20b को 12 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 240b। कुछ ऐसा मिला आपको, फिर ये हो जाएगा 11b स्क्वायर, इस 240b को उधर ले आइए तो माइनस 240b माइनस ऑफ 44 इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई, 11b स्क्वायर माइनस 240b माइनस ऑफ 44 इक्वल्स टू 0। अब यार मुझे 11 और 44 के प्रोडक्ट को 11 और 44 के प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से बांटना है कि जो दो टर्म्स में बटे उनका सम 240 हो जाए। यही है लॉजिक। तो एक काम करो, आप इस 44 को आप 22 इंटू 2 मानो और 22 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो। तो 22 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 242, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखो, 11b स्क्वायर माइनस 242b प्लस ऑफ 2b माइनस 44, ठीक है। फिर आप 11 कॉमन लो, इधर से 11b कॉमन लो तो क्या मिलेगा b माइनस 22 प्लस ऑफ 2 कॉमन लो तो क्या मिलेगा b माइनस 22,
अब b माइनस 22 कॉमन लो तो क्या मिलेगा आपको 11 ऑफ b प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो b की एक वैल्यू तो आ जाएगी 22 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2/11। ठीक है, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे बोट की स्पीड पूछी है, तो ऑब्वियसली बात है बोट की स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। सो योर आंसर बिकम्स 22 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया आपका आंसर 22 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 का ही सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ी जगह बना लेते हैं, आई थिंक इतनी जगह में हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो थोड़ा मिटा देंगे, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट करते हैं। A motorboat can travel 10 km per hour in still water if it traveled 91 kilometers downstream in a given river and then return, taking altogether 20 hours. Find the rate of flow of river. कितना टाइम ले रहा है 20 घंटा। टोटल टाइम हो गया 20 घंटा बराबर टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस 91 डाउनस्ट्रीम गया, 91 वापस आया, कितना हो गया 91 इंटू 2 182। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी बता रखी है 10 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बता रखी है, फ्लो ऑफ रिवर निकालना है। तो फ्लो ऑफ रिवर हम लोग एस मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एस इंटू 10 प्लस एस, तो क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये 0 0 इससे कट जाएगा, तो ये जाएगा 100 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये 182/2 91 बचेगा। ठीक है, अच्छा 100 स्क्वायर नहीं होगा, ये 100 होगा यार, क्योंकि 10 माइनस एस इंटू 10 प्लस एस है, तो 100 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 होगा। तो 100 माइनस एस स्क्वायर 91 है, तो एस स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 91 जो कि 9 है, तो एस कितना निकल के आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, द होल डिस्कशन awaits in English. Now what I have told you, first I told you the concept of average speed. Now what I have told you the concept of total time. How I have calculated the total time. I know that the total time will be time by going in the upstream direction and time coming back in the downstream direction, or going in the downstream or coming back in the upstream. So when this boat goes in the downstream direction, it is covering a distance of d with the relative speed of b plus s. So the time taken will be d upon b plus s. And when it comes back with the speed of b minus s, and again covers the distance d. So the time taken will be d upon b minus s. And it doesn't matter whether it is going downstream or coming upstream, or it is going upstream or coming downstream. Obviously the time is in both the cases going to be the same. It doesn't matter if it is going upstream or going on downstream, or it is coming upstream or coming downstream. Total time taken will be something like this. Now take the LCM b plus s into b minus s, and within bracket d, within bracket will come b plus s plus of b minus s, ss will cancel out and I will get 2b. So it will become 2b into d upon b plus s into b minus s. This is the total time taken. Now what is 2 into d? 2 into d is twice of distance. The boat goes a distance d, the boat comes a distance d. So 2d becomes the total distance traveled. Then after that, what is this b? This is b is the speed of the boat in still water. So I have written that. So in the numerator comes total distance into speed of the boat in still water, divided by what is b plus s? B plus s is the speed of downstream. That is downstream speed. So written downstream speed. And what is b minus s? B minus s becomes boat minus the speed of stream. That is becomes upstream speed. So upstream speed written. So the total time taken formula becomes something like this: total distance into speed of the boat in still water upon downstream speed into upstream speed. Now coming to question number 12. I have directly applied these formulas and solved the question. There is no need to form the equation. Okay? In question number 12, 10 kilometer upstream. And so in this you can make a formula 10 upon b plus 2 plus of 10 upon b minus 2 becomes equals to 55/60. You can do this, but you don't need to do this. You just write this formula because this is the same thing. 55/60 becomes the total time in hours is equals to what is the total distance? It goes 10 km upstream, it comes back 10 km upstream, the total distance will be 20 km. Into speed of the boat in still water, I have to calculate it, so I have supposed it as b. Then speed of the stream is 2. So the downstream speed will become b plus 2 and the upstream speed will become b minus 2. So it will be 20b upon b square by 4.
b square minus 4. And this 55 by 60, cutting it by 5, it will become 11 by 12. Cross multiplying it, what I am going to get? I am going to get 11 into b square minus 4 is equals to 20b into 1, 2. That becomes 240b. So it will become 11b square minus 240b minus of 44 is equals to 0. This is a quadratic equation form. Now, in order to solve this quadratic equation, I will multiply 11 into 44. And I have to, break these products into two numbers whose product is 11 into 44 and whose sum is going to be equals to 240. This is the concept of quadratic which I will cover later. So it will be something like this, 242 and 2. So I will write this at 11b. If you are going to multiply 242 into 2, you will get 484. That is the product of 11 into 44. So you write the quadratic equation something like this, 11b square minus 242b plus of 2b minus 44. Take 11b common, you will get b minus 22. And in the 2b minus 44, take 2 common, you will get 2b minus 22. It will become b minus 22. And in the next bracket common, you will come 11b plus 2. It equals to 0. So you will get in one case b is equals to 22 and in the second case b is equals to minus of 2 by 11. So the speed of the boat cannot be in the negative. So the speed of the boat will come out as 22 kilometers per hour. It becomes my answer. This was solution to question number 12. Coming on to solution of question number 13. In question number 13 it is saying motorboat can travel at a speed of 10 kilometers per hour. So B becomes 10 kilometers per hour. It is taking a total of 20 hours. So write it 20 hours. It is going 91 kilometers downstream. So it will come back 91 kilometers. So the total distance will be 91 into 2, 182 kilometers. And the speed is in still water is 10. And I have to find out the speed of the stream. So supposing the speed of the stream is S, the downstream speed will be 10 plus S and the upstream speed will be 10 minus S. So in the denominator, it will be 10 plus S into 10 minus S, which will become 100 minus S square. Because by that algebra formula, A plus B into A minus B is A square minus B square. That I will take up and I have already told you once before. So this becomes something like this. 20 is equals to 182 into 10 upon 100 minus S square. Okay. Something like this. So this becomes equals to 20 is equals to 182 into 10 upon 100 minus S square. This 0 gets cancelled out. I will take 100 minus S square to this side. So it will become 182 by 2 and 182 by 2 is equals to 91. So got the equation as something like this. 100 minus S square is equals to 91. Take S square this on the right hand side and this here. So 100 minus 91 will become 9. S square is equals to 9. So S will be equals to root of 9. It will become plus minus 3. We will suppose the plus value because the speed cannot be negative. So it becomes 3 km per hour. My answer. Speed of the stream comes out as 3 km per hour. Okay, now coming back to question number 1. So right from the starting, I will solve the remaining questions. Now coming back to solution of question number 1. Martin walked 1 km per hour slower than usual and he could return home in 9 by 8 of his usual time. His normal working rate will be. मान लेते हैं कि उसका नॉर्मल वॉकिंग रेट है s और जो टाइम उसे लेता है वो है t. तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा s इंटू 2. ठीक है. लेकिन अब उसने अपने वॉकिंग रेट को 1 किलोमीटर से घटा लिया तो अब वॉकिंग रेट कितना हो जाएगा s माइनस 1. लेकिन जो उसका टाइम था वो उसने 9 बाई 8 ऑफ द यूजुअल टाइम कर दिया. तो पहले टाइम जो t था अब वो कितना हो जाएगा 9 बाई 8 t हो जाएगा. ठीक है. ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको कुछ ऐसा मिलेगा s इज इक्वल्स टू s माइनस 1 इंटू 9 बाई 8. तो ये हो जाएगा 9 बाई 8 s माइनस ऑफ 9 बाई 8. ठीक है. अब 9 बाई 8s माइनस 9 बाई 8 बराबर s हो गया. तो आप लिख सकते हो 9 बाई 8s माइनस s बराबर 9 बाई 8. ये हो जाएगा s बाई 8 इक्वल्स टू 9 बाई 8. तो कितना निकल के आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर. आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर. His normal walking rate will be 9 kilometers per hour. So friends, what I have done in this question, it has been told to me that marking is walking. Suppose normally he walks at the speed of s kilometers per hour and the time he takes is t hours. Now, if he lowers his speed by 1 kilometer, so the speed now will become s minus 1 kilometer per hour. But his time becomes 9 by 8 of his usual time. So now his time, if initially his time was t, now his time becomes 9 by 8t. Now, st is equals to s minus 1 into 9 by 8t. So this becomes tt gets cancelled out and it becomes s is equals to s minus 1 into 9 by 8, which becomes 9 by 8 s minus of 9 by 8. Now this 9 by 8, this take this s on the right hand side, so it will become 9 by 8 s minus s is equals to 9 by 8, which will come out as s by 8 is equals to 9 by 8. Speed as 9 kilometers per hour. Question number 1 solved. Moving on to question number 2. A train after traveling 60 kilometers meets with an accident and then proceeds at 3 by 4th of his former rate
and arrives at the terminus 40 minutes late. Had the accident occurred 20 meters, 35 kilometers further on, it would have occurred 10 minutes sooner than the previous case. Find the speed of the train and the distance. यार मान लीजिए ये एक ट्रेन है, पहले 60 किलोमीटर के लिए ये नॉर्मली चली, इस पॉइंट पे उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो अपने बाकी डिस्टेंस यहां तक 3/4 स्पीड से चली, जिसकी वजह से वो 40 मिनट लेट हो गई। ठीक है, दूसरे केस में वो चली लेकिन इस पॉइंट से 25 किलोमीटर आगे उसका एक्सीडेंट हुआ, यहां पे एक्सीडेंट हुआ और अब वो कितना लेट हुई, पहले वाले केस से 10 मिनट कम लेट हुई, तो अब कितना लेट हुई, 30 मिनट लेट हुई। ठीक है, अब जो उसकी स्पीड कम हो रही थी, अब मैं इसको बहुत शॉर्टकट से सॉल्व करूंगा, मैं आपके सामने इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, यहां मेरा काम इक्वेशन बनाना नहीं है, यहां मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट क्या है। तो यहां के बाद उसकी स्पीड कितनी कम हो रही है, यहां के बाद उसकी स्पीड कम हो रही है 3/4, ठीक है 3/4, और यहां के बाद 25 किलोमीटर जब नॉर्मली चली, यानी 60 के बाद अगर 25 किलोमीटर नॉर्मली चलती है, उसके बाद अगर स्पीड कम होती है तो कितना लेट हो रही है, 30 मिनट लेट हो रही है। यानी इन दोनों के बीच में जो लेट होने का फर्क है वो कितने का है, 10 मिनट का है। यानी इस 25 किलोमीटर की वजह से जब ये 25 किलोमीटर यहां लेट नहीं हो रही थी तो ओवरऑल कितनी लेट हो रही थी, 30 मिनट। लेकिन जब 25 किलोमीटर यहां लेट हो गई वो, यानी जब 3/4 की स्पीड से चली तो 40 मिनट लेट हो गई, यानी इस 25 किलोमीटर की वजह से 10 मिनट का लोचा हो रहा है, 10 मिनट की गड़बड़ी हो रही है। 25 किलोमीटर की वजह से 10 किलोमीटर की गड़बड़ी हो रही है। अब याद रखिए, जब हम लोग सेम डिस्टेंस को, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है डी, ये पूरे डिस्टेंस को डी मान लीजिए या फिर किसी भी डिस्टेंस को डी मान लीजिए, इस 25 किलोमीटर की बात करिए, जब ये 25 किलोमीटर वो लेट हो रही थी, ठीक है, तब टाइम कितना ज्यादा लग रहा था, 10 मिनट ज्यादा लग रहा था। ठीक है, तो उस टाइम में ये अपनी स्पीड की किस स्पीड पे चल रही थी, 3/4s पे चल रही थी। तो अगर 25 किलोमीटर जब वो 3/4s पे चल रही थी तो 10 मिनट लेट हो गई, लेकिन जब वो 25 किलोमीटर एस पे चली तो 10 मिनट लेट नहीं हुई। यानी कि स्पीड का 3/4 होने की वजह से टाइम 10 मिनट ज्यादा हो गया। तो अगर, और ऑब्वियस बात है डिस्टेंस तो 25 किलोमीटर कांस्टेंट है, मैं केवल इस 25 किलोमीटर के इंटरवल की बात कर रहा हूं। जब ये 25 किलोमीटर ये टाइम पे चली तब ये 30 मिनट लेट हुई ओवरऑल टाइम में, जब यहाँ पे 25 किलोमीटर भी लेट हो गई तो ओवरऑल कितनी लेट हो गई, 40 मिनट। यानी कि इस पूरे 25 किलोमीटर लेट होने का कितना इफेक्ट है, 10 मिनट का इफेक्ट है। तो अगर 25 किलोमीटर आप डिस्टेंस मान लें तो गाड़ी 10 मिनट लेट हो रही है, तो अगर स्पीड 3/4 हो जाती है तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम तो 4/3t हो जाएगा। यानी इस 3/4s को न्यूट्रलाइज करने के लिए टाइम को 4/3 होना पड़ेगा, तभी तो 4-4-3-3 काट के ऐसे इंटू टी इनिशियल टाइम पे हम पहुंच पाएंगे। यानी टी कितना हो गया, टी बढ़ के हो गया 4/3t, किसकी वजह से, जब स्पीड घट के हो रही है 3/4s। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सेम डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो जितना स्पीड कम हो रही है, ठीक है, उसी के प्रोपोर्शन तो टाइम बढ़ेगा। अगर स्पीड s से 3/4s हो रही है तो इसके साथ 4/3t मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 3/4 और 4/3 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा और डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। यानी स्पीड 3/4 हुई तो टाइम 4/3 हो गया। अगर टाइम 3/4 होता तो स्पीड कितनी हो जाती, 4/3 हो जाती। तो टाइम पहले t था, अब 4/3t हो गया, कितने का इंक्रीज हो गया, t/3 का इंक्रीज हो गया। और ये t/3 का इंक्रीज क्या है, ये t/3 का इंक्रीज है 10 मिनट्स का, t/3 का इंक्रीज है 10 मिनट्स का। यानी कि 1/3 टाइम 10 मिनट है। यानी कि इस 25 किलोमीटर को चलने में, इस 25 किलोमीटर का चलने में जितना भी टाइम लगता है, मान लीजिए इस 25 किलोमीटर को चलने में टाइम लगता है t, तो अगर इस 25 किलोमीटर को चलने में टाइम लगता है t, तो t/3 कितना है, 10 मिनट। हमें क्वेश्चन की दी हुई लैंग्वेज के हिसाब से तो t कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो अगर t हो जाएगा 30 मिनट, तो 30 मिनट की स्पीड से इस 25 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लग जाएगा। देखिए 30 मिनट में चला 25 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 50 किलोमीटर। और अगर 60 मिनट में ओरिजिनल स्पीड में 50 किलोमीटर चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड तो हमें मिल गई, स्पीड तो हमको मिल गई, एक चीज हमें मिल गई। फिर से बताता हूं, स्पीड के 3/4 होने की वजह से टाइम 4/3 हो गया, यानी टाइम 1/3 से बढ़ गया, यानी 1/3 टाइम बढ़ गया। वो 1/3 टाइम कितना हो रहा है, 10 मिनट ज्यादा हो रहा है, वही 1/3 टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर से कितना लेट हो रहा है, 10 मिनट हो रहे हैं, यानी t/3 एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी 25 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा, अगर t/3 चलने में 10 मिनट लग रहा है
तो टी चलने में कितना लगेगा 30 मिनट, यानी ओरिजिनल स्पीड पे 25 किलोमीटर चलने में लगेगा 30 मिनट, तो 60 मिनट में कितना चलेगा 50 किलोमीटर, यानी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड से हमें पता चल गई स्पीड की ट्रेन की ओरिजिनल 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। इस डिस्टेंस में गाड़ी कितना लेट हो रही है 40 मिनट्स, ठीक है। इस पूरे डिस्टेंस को अगर आप डी मान लो और इसको ट्रेवल करने वाला ओरिजिनल टाइम t1 मान लो, ठीक है, तो कितना टाइम लगता है d इंटू टी वन, सॉरी d बराबर s इंटू टी वन, क्योंकि स्पीड मैंने s मानी है, लेकिन स्पीड अब कितनी हो गई है, स्पीड हो गई है 3/4s, तो ये टाइम कितना हो गया होगा 4/t1 हो गया होगा, ठीक है, तभी तो ये d कांस्टेंट रहा होगा, यानी टाइम t1 से हो गया 4/3t1, यानी कितने का इंक्रीज हुआ टाइम t1/3 का टाइम इंक्रीज हुआ, यानी कि टाइम t1/3 से इंक्रीज हो गया। और ओरिजिनली यहाँ ट्रेन कितने से लेट हो रही है 40 मिनट से, यानी ये t1/3 किसे करस्पॉन्ड कर रहा है 40 मिनट को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये t1 कितने को करस्पॉन्ड करेगा 120 मिनट को करस्पॉन्ड करेगा। यानी कि अगर ट्रेन अपने ओरिजिनल टाइम पे सही स्पीड पे चल रही होती तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेती 120 मिनट लेती, यानी 2 घंटे लेती, और 2 घंटे में वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चल जाती 50 इंटू 2 100 किलोमीटर चल जाती, यानी कि ये स्पीड, यानी कि अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चलता तो टाइम कितना लग जाता, ये 2 घंटे में चल रहा है डिस्टेंस, तो अगर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, अगर ये सही स्पीड पे 2 घंटे में चलता तो कितना चलता 100 किलोमीटर चलता, यानी ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर और ये 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता 160 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाता 160 किलोमीटर, स्पीड हो जाता 50 kmph, और ये हो जाता आपका आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। इट इज बीइंग टोल्ड, आई थिंक इट इज अ कार, no, it is a train. A train after traveling 60 kilometers breakdowns, and due to this fault, it is moving at a speed of 3/4. It is a fault? No, it is an accident. And due to that accident, it is moving at a speed of 3/4s. Okay? Now, the remaining distance, it moves at a speed of 3/4. I don't know that whether it is 100 kilometers or it is any other quantity. I don't know how much is the distance. Okay, friends? Now, it is being told to me in the second condition, had the accident have been occurred 25 kilometers later, the train would have been 30 minutes late. That is 10 minutes less late than the previous case. When the accident was happening after 60 kilometers after the start, the train was 40 minutes late in reaching the destination. When the train broke down 25 kilometers further, that is 85 kilometers further, 60 plus 25 kilometers further, then the train would have been 10 minutes less late, that is 30 minutes late. So due to this 25 kilometer, this difference of 10 minutes is coming. This is the first concept. You need to understand this. So because of this 25 kilometer, here the train is getting 10 minutes late extra. Now I am going to make calculations on the basis of this 25 kilometer. How? Suppose the distance is this 25 kilometer. Now, when the train was of time, the distance was s into t. That is 25 kilometers was s into t. Now when the speed break down to 3/4, so the speed became 3/4s. Okay. Now in order to make this distance constant, the distance is 25, that is st. If the speed is becoming 3/4, I have to convert this t into 4/3t, because then only this 3/4 will get multiplied by 4/3 and I will get the answer as st. So this means if the speed is getting 3/4, I have to make time 4/3. So the time increases from t to 4/3. And how much it is increasing? It is increasing 1/3. That is 4/3t minus t. That is t/3. The time is increasing by t/3, and that's exactly what is given here. Due to this breakdown of 25 kilometers, here it got late by 10 minutes more. So time extra was taking. How much extra time was taking? 10 minutes more. And what is that extra time here? That is this t/3. So this t/3 becomes equals to 10. So t becomes equals to 30 minutes. What is t? T is the original time taken by the original speed to travel 35 kilometers. So if t was the original time to travel 25 kilometers, I got to know that the value of t is 30 minutes, that the train took 30 minutes to travel 25 kilometers. So in 60 minutes, the train is going to travel 50 kilometers, and that is the original speed of the train. So I got the original speed of the train as 50 kilometers per hour. Okay friends, after getting the original speed of the train, I am going to calculate the distance through which this train is moving. So for that, what I am going to do, I am going to look at the first case. This is 60 kilometers, the rest is d kilometer. I have to calculate this d. Now because
After this 60 kilometers, the speed of the train is getting down to 3 by 4th. It is getting 40 minutes late. Now I am supposing the distance is d, and I supposing the distance d as s into t1. I suppose the time taken to travel this much distance is t1 and speed is s. But now the speed is becoming 3 by 4s, and due to the speed coming down to 3 by 4s, the time t1 has to get to 4 by 3 t1. The same concept here. So the time now increases from t1 to 4 by 3 t1. So there is an increase of t1 by 3. And that increase of t1 by 3 is the time by which the train is getting late. It is getting late by 40 minutes. So this t1 by 3 gets equals to 40 minutes. So t1 gets equals to 120 minutes. That is, the time taken by the train at its original speed to cover this much distance is 120 minutes. And 120 minutes corresponds to how many hours? 120 by 60, that is 2 hours. So this distance d is covered by the train in 2 hours. What is the speed of the train? 50 km per hour. So this distance will be traveled in 2 hours. So that this distance will be d is equals to 2 into 50, that is 100 km. So d becomes 100 km. This is 60 km. The overall distance will become d plus 60. That is 100 plus 60, 160 kilometers. So the total distance will be 160 km and the speed will be 50 kilometers per hour. I hope you are getting the solution. Now friends, coming on to question number 3. Now question number 3 says, the average speed of a bus is 20% less on the return journey than on the onward journey. तो अगर onward journey में speed है s, तो return journey में कितनी होगी? onward journey में speed है s, तो return journey में होगी 4 by 5s, क्योंकि 20% कम है तो s से 20% कम कितना हो जाएगा? 4 by 5s. उसके आगे क्या बोल रखा है कि the bus halts for half an hour at the destination bus stand before starting for the return journey. If the total time taken for the to and fro journey is 23 hours, covering a total distance of 1000 kilometers, the average speed of the train on the return journey is total time कितना ले रहा है? 23 घंटे. अब सिंपल सी बात है, डेस्टिनेशन स्टेशन पे आधे घंटे रुकी है. डेस्टिनेशन स्टेशन पे अगर आधे घंटे रुकी तो -1/2 आवर्स कर देगी, तो बचेगा क्या? 22.5 आवर्स. यानी जब वो ट्रेवल कर रही थी तो कितना टाइम लिया उसने टोटल ट्रेवल करने में? 22.5 आवर्स. ठीक. जाते टाइम उसकी एवरेज स्पीड थी s, आते टाइम उसकी एवरेज स्पीड थी 4/5s. अच्छा, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 1000 किलोमीटर. अच्छा यार, गई उस रास्ते से और आई उस रास्ते से, तो ऑब्वियस बात है जो जाने की डिस्टेंस होगी आने की डिस्टेंस वही होगी. टोटल डिस्टेंस क्या है? 1000 किलोमीटर. तो जाने की डिस्टेंस अगर 500 किलोमीटर है तो आने की डिस्टेंस भी 500 किलोमीटर होगी. ठीक है. अब हमको जाने की एवरेज टाइम पता है, s मैंने माना है. आने का रिटर्न जर्नी का मुझे जाने की एवरेज स्पीड मैंने s मानी है और आने की एवरेज स्पीड मैंने 4/s मानी है. 4/s s के हिसाब से दी हुई है क्वेश्चन में. तो s के टर्म से मुझे ऑनवर्ड जर्नी की एवरेज स्पीड और रिटर्न जर्नी की एवरेज स्पीड पता है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ इसके टर्म्स में, s के टर्म्स में. तो मैं टाइम निकालता हूँ. तो भाई जब गया 500 किलोमीटर गया, किस एवरेज स्पीड से गया? s से गया. तो ऑनवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा. ठीक है. फिर रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगा? आया कितने किलोमीटर आया? 500 आया. किस स्पीड से आया? 4/5s से आया. तो आप किसे डिवाइड करेंगे? 4/5s. और ये किसके बराबर हो जाएगा? 22.5 टोटल टाइम. ठीक है. आगे अगला स्टेप, 500/s बराबर ये 500/4 कितना हो जाएगा? 125. इस 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625. यानी अब आप इसमें जोड़ेंगे 625s, सॉरी 625/s, सॉरी ये अपॉन s है, तो ये अपॉन s हो गया. और ये किसके बराबर है? 22.5 के बराबर. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1125/s इक्वल्स टू 22.5. मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कि उसकी रिटर्न जर्नी में एवरेज स्पीड क्या थी. तो मुझे 4/5s निकालना है. ठीक है. एक काम करता हूं, ये s कितना हो गया? ये तो हो जाएगा 1125/22.5. और रिटर्न जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है? 4/5s. तो इसको भी आप 4/5 से डिवाइड कर दीजिए. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो अब एक काम करो, ये 0 आया तो यहाँ 0 लग गया. ठीक है. उसके बाद 5 8 40 हो गया. फिर 5 से काटते हैं तो 5 4 20, 5 5 25. यहाँ काटते हैं 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25. ये 9 से डिवाइड 9 2 18, 9 5 45.
9 5 45, 5 5 25, 5 into 40 will come out as 40 kilometers per hour. तो आपका आंसर कितना आ गया? रिटर्न जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई है 40 किलोमीटर्स पर आवर. So friends, what the question is that there is a bus and the bus conducts an onward journey and the bus converts a return journey. On the onward journey, the speed is s kilometers per hour, and on the return journey, the speed is 20% less than the onward journey, or 80% of the onward journey. So if I am supposing the average speed on the onward journey to be s kilometers per hour, in the return journey, the average speed will be 4 by 5 s kilometers per hour. Now the total time taken is 23 hours, but it has been told to me in the question that at the destination station, the bus takes a stop of half an hour. So the time which is being used while traveling will be 23 hours minus half hours, which comes out as 22.5 hours. That is for the whole journey, the time taken is 22.5 hours. Now the whole distance covered, which is being told to me in the question, how much it is? It is 1000 kilometers. Now it is going from the same way, it is coming from the same way. So what will be the distance of one side? It will be 500 kilometers. Coming 500 kilometers, going 500 kilometers. So while the onward journey, it is traveling 500 kilometers at an average speed of s. So the time taken will be 500 by s. In the return journey, it is covering a distance of 500 kilometers with an average speed of 4 by 5s. So in the return journey, the time taken will be 500 upon 4 by 5s. Now I am going to solve it. 500 upon s becomes 500 upon s, and 500 upon 4s. When you divide this 500 by 4, you get 125. And this 5 gets multiplied by 125. 125 into 5 becomes 625. So it becomes 625 by s. And this is equals to 22.5. So this 500 by s plus 625 by s becomes 1125 by s. So this becomes equals to 1125 by s is equals to 22.5. So s becomes equals to 1125 upon 22.5. And when you are going to multiply this s by 4 by 5, I'm going to multiply this s by 4 by 5. I got the answer after cutting at 40 kilometers per hour. And this 4 by 5s is the average speed of the return journey. That means this comes, the return journey average speed comes out to be 40 kilometers per hour. So this is a solution of question number 3. Coming on to my last question of today's lecture, which is question number 5. It is an easy question. Question number 5 says, a cycle covers a distance of 80 km in 10 hours. Okay? If half the distance is covered in 3 by 5th of the time, then what will be the speed of the cycle to cover the rest of the distance in remaining time? तो यार 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 10 आवर में, ठीक है. पहले तो उसने पहले यही बता दिया है कि आधा डिस्टेंस यानी 40 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा 3 by 5th ऑफ द टाइम में. तो ये 10 आवर का 3 by 5th यानी 60% कितना हो जाएगा? 6 घंटा. ठीक है, तो 60 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा 6 आवर्स में. टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल करना है 10 आवर्स में. तो बचा हुआ डिस्टेंस वो कितने में कवर करेगा? 4 आवर्स में. और बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? तो आधा चल लिया है, तो आधा बचा है. आधा कितना है? 40 किलोमीटर. तो अब बचा हुआ 40 किलोमीटर से ट्रेवल करना है 4 आवर्स में. तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड 40 अपॉन 4, 10 किलोमीटर पर आवर. बहुत आसान सा था, तो एक आसान क्वेश्चन भी मैंने टेकअप कर लिया. इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी में दिख जाते हैं. तो फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग दिस, ये आंसर आ गया आपको 10 किलोमीटर पर आवर पांचवें क्वेश्चन का. सो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन इट इज बीइंग हैपनिंग दैट आई विल रीड अ साइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर. एक साइकिल है जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 10 आवर में. अच्छा, उसके बाद ये कहा गया है कि वो आधा डिस्टेंस 3 by 5 ऑफ द टाइम में करती है. तो 10 आवर है, 3 by 5 क्या होता है? 60%. तो 10 आवर का 60% है 3 by 5 कितना हो जाएगा? 6 आवर. और आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर. तो वो साइकिल 40 किलोमीटर कवर कर रही है 6 आवर में. तो अब बचे कितने? आधा बचा है, 40 किलोमीटर बचा है. और वो 40 किलोमीटर में टाइम कितना बचा है? 4 आवर बचे, क्योंकि 6 आवर तो उसने पहले 40 कवर करने में लगा दिया. तो अब आखिरी 4 ओवर में 40 और करने पड़ेंगे. तो ये 40 किलोमीटर उसको कितने में करने हैं? 4 आवर्स में. तो पर आवर कितने एवरेज स्पीड हो जाएगी? 40 by 4, 10 किलोमीटर पर आवर. दिस 10 किलोमीटर पर आवर becomes the answer of my 5th question. So okay friends, at this point of time I am stopping my video. In the next video I will taking up the race, escalators and circular track. I don't know how much videos they will take. I think they will take a lot of time. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो फिलहाल हम खत्म करते हैं. इसमें मैंने आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में बता रखा है, ट्रेन्स के बारे में बता रखा है, और कुछ सवाल डिस्कस कराए हैं, रिवीजन किया एक तरीके से. ठीक है, अब रेस बचा है, एस्केलेटर्स बचा है, सर्कुलर ट्रैक बचा है. इसको खत्म करेंगे. अब मुझे पता नहीं कितने दिन में खत्म होगा ये. उसका और भी हम लोग काफ़ी सारे सवाल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसा बहुत कुछ बताया टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में, जो मुझे भी आपको बताना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. थैंक यू.